गैस के अणुगतिकी सिद्धांत से बोयल के नियम की व्याख्या किस प्रकार से की जा सकती है। तो सबसे पहले तो अपने देखें बोयल ने क्या बात बताई थी कि बोयल के अनुसार नियत ताप पर, नियत क्या चीज है, ताप है, नियत ताप पर दाब होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के लिए दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा बोयल ने बताया था। केटीजी क्या कहती है, यानी कि गैस के अणुगतिकी सिद्धांत। तो गैस के अणुगतिकी सिद्धांत में बताया गया कि गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है, यानी कि उसमें गैस, आदर्श गैस के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। स्थितिज ऊर्जा होती है वो आदर्श गैस के अणुओं की शून्य होती है, क्योंकि उनके बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नहीं लगता। तो फिर कौन सी ऊर्जा होती है इनमें, इनमें होती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। और गतिज ऊर्जा होती है वो केवल व केवल ताप पर निर्भर करती है, यानी कि गतिज ऊर्जा होती है वो ताप के समानुपाती है और बातों पर निर्भर नहीं करती। और गतिज ऊर्जा होती है वो अपने कह सकते हैं कि 1/2 mv की स्क्वायर होती है, और वो किसके समानुपाती है, ताप के समानुपाती है। और समानुपाती का निशान हटा दें तो क्या हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक इंटू टी। ये कोई नियतांक लगा दिया। तो जैसे मान लो कि दो गैसें हो, मान लो कि दो पात्र हैं, ये पहला पात्र है, ये दूसरा पात्र है। पहले पात्र में जो गैस भरी हुई है उसका द्रव्यमान मान लो m1 है, दूसरे पात्र में गैस भरी हुई है उसका द्रव्यमान क्या है, m2 है। तो यहाँ जो गतिज ऊर्जा होगी इसका मान लो गैसों का वेग v1 है और उसका वेग क्या है, v2 है। तो यहाँ की गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, 1/2 m1 v1 की स्क्वायर। यहाँ की गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, 1/2 m2 v2 की स्क्वायर। और इसमें स्थितिज ऊर्जा तो होती नहीं आदर्श गैस के लिए, तो गतिज ऊर्जा होती है वो ताप के सीधे समानुपाती होती है। और समानुपाती का निशान हटाया जाए तो क्या लगा सकते हैं, अपने नियतांक लगा सकते हैं। तो 1/2 m1 v1 की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, kt। और इधर भी 1/2 m2 v2 की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, kt। ये दोनों kt और kt है, दोनों है। इसको आप अर्थात अपने ऐसे लिख सकते हैं कि ये दोनों ही बराबर किसकी है, kt की है। इसका मतलब ये इसके बराबर है। तो 1/2 m1 v1 की स्क्वायर बराबर क्या है, 1/2 m2 v2 की स्क्वायर। इस प्रकार से अपने इस समीकरण को दर्शा सकते हैं। तो यानी कि आदर्श गैस के अंदर केवल और केवल गतिज ऊर्जा होती है, वो किस पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। आदर्श गैस में केवल और केवल गतिज ऊर्जा होती है, वो केवल ताप पर निर्भर करती है। तो केटीजी क्या कहती है, केटीजी ये कहती है कोई भी, जैसे मान लो कोई पात्र है, पात्र के अंदर किसी गैस को भरा हुआ है, तो इस गैस द्वारा पात्र की दीवारों पर एक दाब लगाया जाता है। वो दाब होता है 1/3 रो VRMS की स्क्वायर। P बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/3 रो घनत्व होता है गैस का घनत्व, तो गैस का कुल द्रव्यमान अपन गैस का कुल आयतन है VRMS की स्क्वायर। और बड़ा M है, ये गैस का कुल द्रव्यमान है। आप इसको गैस के एक अणु का द्रव्यमान इंटू गैस के कुल अणुओं की संख्या अपॉन V इंटू VRMS की स्क्वायर। VRMS की स्क्वायर को अपने स्मॉल v से लिख सकते हैं। तो V को इधर लिया हो तो PV बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 mn v स्क्वायर। तो ये केटीजी की मुख्य समीकरण होती है। PV बराबर क्या होता है, 1/3
एम एन वी की स्क्वायर। और अपनी ऐसा कह रहे हैं आदर्श गैस के अंदर केवल और केवल गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती नहीं। और गतिज ऊर्जा क्या होती है 1/2 mv की स्क्वायर। और 1/2 mv की स्क्वायर किसके समानुपाती होती है, टी के। समानुपाती का निशान हटाया तो क्या लगा दिया, mv स्क्वायर बराबर है कोई नियतांक लगा दिया kT। अब देखो यहाँ पर 1/3 जैसा बनाना है तो आप ऐसा करो, इसको पूरी समीकरण को 1/3 से गुणा कर दो। समीकरण के दोनों ओर 1/3 लगाने पर, तो इधर भी 1/3 लगा दिया और इधर भी 1/3 लगा दिया, तो क्या हो गया 1/3 mv स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/3 mv की स्क्वायर बराबर, ये 2 को इधर ले जाओ तो 2/3 kT। तो 1/3 mv स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2/3 kT। इस समीकरण को दोनों ओर से n से गुणा कर दिया जाए तो, समीकरण को दोनों ओर से n से गुणा करने पर, समीकरण को दोनों ओर से n से गुणा कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा 1/3 mn v की स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2/3 n kT। अब देखो इधर भी क्या है 1/3 mn v की स्क्वायर। आप इसको समीकरण नंबर 1 कह दो, इधर तो नंबरिंग नहीं दी, इस समीकरण को नंबर 2 कह दो। समीकरण 1 व 2 की तुलना कर ली जाए तो देखो इधर भी 1/3 mn v की स्क्वायर है, इधर भी 1/3 mn v की स्क्वायर है, तो ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये इसके बराबर है। तो समीकरण 1 व 3 की तुलना करने पर, 1 व 3 की तुलना करने पर क्या होगा, 1 और 3 की तुलना कर दो, सॉरी 1 व 2 की, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इसमें 1/3 mn v की स्क्वायर दोनों तरफ एक जैसे ही है, इसका मतलब ये इसके बराबर है। तो pv किसके बराबर है, pv बराबर 2/3 n kT। pv बराबर क्या है 2/3 n kT। ताप नियत हो तो ये 2/3 n के पहले से नियत है, ताप नियत हो तो ये पूरा सौदा क्या हो जाएगा नियत है। n क्या है, मोलों की संख्या, निश्चित मोल ले लें, यानी गैस की निश्चित मात्रा हो। ताप नियत हो तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि नियत ताप पर क्या होगा pv बराबर नियतांक, pv बराबर नियत ताप पर pv बराबर नियतांक, तो pv बराबर क्या हो जाएगा नियतांक बटे v, सॉरी pv बराबर नियतांक है तो v बराबर क्या, p बराबर क्या हो जाएगा नियतांक बटे v। और समानुपाती का निशान हटाया जाता है तो नियतांक लगा दिया जाता है, नियतांक हटा दें तो क्या लगा देंगे समानुपाती, यानी कि p समानुपाती क्या हो गया 1/v, यानी कि दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यही बोयल का नियम है, किसी गैस की निश्चित मात्रा के लिए नियत ताप पर दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही बोयल का नियम है। तो इसी प्रकार से केटीजी के नियम से चार्ल्स के नियम की स्थापना भी आसानी से हो सकती है। चार्ल्स के नियम की स्थापना करने के लिए ये बातें दोनों एक जैसी होगी, यहाँ तक की 1-2 की तुलना भी एक जैसी है, बस यहाँ पर क्या है कि नियत दाब पर, कि चार्ल्स का नियम दाब नियत पर लगता है तो ये नियत है और ये पहले से ही नियत है, तो v किसके समानुपाती है कि v समानुपाती क्या हो गया t के, क्योंकि ये तो नियत हो गया। या आपने ऐसे कह दें कि v बराबर क्या हो गया 2/3 n k/p इंटू टी। और ये नियत है क्योंकि गैस की निश्चित मात्रा है तो n नियत, k नियतांक है, p नियत दाब पर, तो नियत दाब पर ये नियत है, यानी कि v बराबर क्या हो गया नियतांक इंटू टी है, तो v समानुपाती क्या हो गया t, यानी कि समानुपाती का निशान हटाएं तो नियतांक लगा दें, नियतांक हटाएं तो समानुपाती लगा दें। तो इस प्रकार से आप केटीजी से चार्ल्स के नियम की भी स्थापना है वो आसानी से कर सकते हो।